नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी कि क्या आएगी बदलाव की बयार। जी हां, हार के बाद कांग्रेस में बदलाव की बयार आएगी। इसको लेकर तरह तरह की अटकलें और सवाल पूछे जा रहे हैं। कमलनाथ इस्तीफा देंगे या नहीं, इस पर भी बहस है। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता भीतरघातियों पर कार्रवाई की बात भी कर रहे हैं। तो बीजेपी कांग्रेस में मची उथल पुथल पर चुटकी ले रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या एमपी कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है, और क्या कांग्रेस युवा चेहरे को अध्यक्ष और अनुभवी नेता प्रतिपक्ष बनाने पर विचार कर सकती है। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस संगठन में होंगे बड़े बदलाव। हार के बाद कांग्रेस में बवाल। युवा को देंगे अध्यक्ष की जिम्मेदारी। भीतर घातियों पर कार्रवाई की तैयारी। कांग्रेस मध्य प्रदेश में अप्रत्याशित हार के बाद संगठन में बड़े बदलाव कर सकती है। लगातार कमलनाथ के इस्तीफे की चर्चा चारों ओर चल भी रही है, लेकिन अब लोकसभा चुनाव से पहले ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि पार्टी किसी युवा चेहरे को प्रदेश की कमान सौंप सकती है, जबकि अनुभवी नेता को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। यानी कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले संगठन में कसावट लाने में तो जुटेगी ही, साथ ही उन कारणों पर भी मंथन होगा जिसकी वजह से इतनी बड़ी हार उसे झेलनी पड़ी। पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह तो लगातार भीतरघात को हार का जिम्मेदार बता रहे हैं, तो पार्टी के नेता भी भीतरघात पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। अगर कहीं भीतरघात की कोई घटना है, उसका कोई प्रमाण है, तो पार्टी की अनुशासन समिति उस पर कार्यवाही करती है। और कई मोर्चों के ऊपर पार्टी की जो अनुशासन समिति है, दूसरी समितियां हैं, अध्यक्ष जी हैं, उन पर कार्यवाही करने को तैयार भी हैं। ईवीएम एक बड़ा विषय है जिसके प्रमाण हमारे पास मौजूद हैं। भीतरघात भी अगर कहीं विषय है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। इधर हार के बाद कांग्रेस में तेज हो चली हलचल पर बीजेपी भी नजर बनाए हुए है। ईवीएम पर दोष बढ़ने से लेकर भीतरघात और संगठन में बदलाव तक की खबरों पर बीजेपी कांग्रेस पर चुटकी ले रही है। बीजेपी तो ये भी दावा कर रही है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को फिर से हार देखने को मिलेगी। कांग्रेस ने जो महत्वपूर्ण 2023 के विधानसभा चुनाव थे वो दोनों बुजुर्ग नेताओं के सहारे लड़ा। फिर चाहे कमलनाथ जी हों, दिग्विजय सिंह जी हों, उन्होंने कभी युवाओं को मौका नहीं दिया। और जब तक राहुल गांधी जी चीर युवा बने रहेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि कभी किसी युवा को कभी कांग्रेस मौका दी। कमलनाथ के बाद कांग्रेस की कमान कौन संभालेगा, ये बड़ा सवाल है। हालांकि जीतू पटवारी, बाला बच्चन, उमंग सिंगार और अरुण यादव से लेकर अजय सिंह के नाम की चर्चा है, लेकिन संगठन में बदलाव और भीतरघात पर कार्रवाई से कांग्रेस लोकसभा की जंग जीत पाएगी, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि बीजेपी जिस तरह से आगे बढ़ रही है उससे तो यही लग रहा है कि कांग्रेस की हर एक रणनीति का तोड़ उसके पास पहले से ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है दिनेश जी आपका। मंथन तो चालू हो गया कांग्रेस में, लेकिन जो एक कहा जाता है कि जब मंथन होता है तो विष भी निकलता है, अमृत भी। तो विष किसके हिस्से आना और अमृत किसके हिस्से? देखिए मनोज जी, देश और बात नहीं है, बात की है कि कांग्रेस पार्टी अपने जो नैतिक मूल्य हैं, जो के भीतर रहे, इस तरह की जब जय पराजय होती है तो क्रेडिट और डिस्क्रेडिट दोनों की बात। जब डिस्क्रेडिट की बात होती है तो मोरल ड्यूटी होती है कि हम पद छोड़ दें। बिल्कुल। तो अभी जो मंथन चल रहा है वो मंथन इस पे चल रहा है कि डिस्क्रेडिट तो है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि किसने किसके कारण हम हार गए। कभी ईवीएम को दोषी ठहरा रहे, कभी भीतरघात को। तो भीतरघात तो कहीं हुआ नहीं था, ये तो पूरा कांग्रेस मैसेज दे रही थी कि इस बार कोई भीतरघात नहीं है, हमने बिल्कुल मैनेज कर दिया है। और आप तो जो है लगातार दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दो ही लोग तो थे, अब था कौन जो तीसरा भीतरघात करता कांग्रेस पार्टी। वो दोनों ने पसंद से टिकट बांटे और जो अपने अपने लोग थे उस हिसाब से टिकट दे दिए।
भाई ये तो शोर इस बात का है कि हम जो है हमारे समर्थकों पे कहीं उंगली ना उठाई जाए। हम कितनी सीटें हार गए, हमने जितनी टिकट दिलाई, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, उस पर कोई बात नहीं करे, लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए। तो यही काम जो दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी अपने रिश्ते तो अब जग जाहिर कर चुके हैं कपड़ा फाड़ राजनीति के जरिए। तो कमलनाथ बात नहीं कर रहे ईवीएम की, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, उसके आड़ में कमलनाथ जी को बचा रहे हैं, इसके अलावा कुछ है नहीं। आप देखिए ना कि 2019 का लोकसभा चुनाव हारते हैं मनोज, राहुल गांधी ने क्या किया था, एआईसीसी के अध्यक्ष पद से एक मोरल ग्राउंड पर अपना इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल मोरली वो इतने साउंड थे कि उन्होंने अपने वो ऑफिस नहीं गया अध्यक्ष के तौर पर, वो सोनिया गांधी कामकाज देखी थी और सोनिया गांधी ही कांग्रेस चलाती। अब उन्होंने कहा कि पूरे राज्यों के अध्यक्षों से जहां जहां हार हुई है वो इस्तीफा देते। किसने दिया क्या? कमलनाथ जी तो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी जिम्मेदारी नहीं ली, ना तो अध्यक्ष पद छोड़ा ना मुख्यमंत्री। अशोक गहलोत ने दिया, बिल्कुल गहलोत ने दिया। भाई छत्तीसगढ़ में तो चलिए थोड़ी बहुत सीट मिल भी गई, बिल्कुल 2 सीटें जीत गए थे। मध्य प्रदेश राजस्थान में क्या हुआ? राजस्थान तो पूरी 25 हार गए थे। बिल्कुल गहलोत के बेटे खुद हार गए थे, वैभव। इसके बाद जिम्मेदारी ली। यही गुस्सा तो राहुल गांधी के मन में था और ये गुस्सा अभी भी है। वो अभी भी इसी बात को कह रहे हैं कि भाई आपने जो फीडबैक दिया, आपने जो कहा, पिछले 6 साल से कमलनाथ की मर्जी से प्रदेश कांग्रेस कमेटी चल रही है, राज्य चल रहा है, ज्योतिरादित्य को बाहर कर दिया, उसके समर्थकों को बाहर कर दिया, आपने कहा ले लो तो ले लिया। अब और क्या कारण है उनके पास कि अब वो नया अध्यक्ष न लाए? अब यदि पार्टी को लोकसभा में जाना है तो वो जितना खुद होना था उसको उतना खुद, अब वो कम से कम अपने रिवाइवल की कोशिश तो करे। यदि रिवाइवल की कोशिश में भी ये 70 साल से ऊपर हो चुके नेता रोड़ा है तो फिर मुझे लगता है फिर गांधी जी ने ठीक कहा था कि इनको तो ताला डाल देना चाहिए और लोगों को अपने अपने घर चले जाना। तो ये घर भी नहीं जाना चाह रहे और ताला तो डाल ही रहे, ये भी तो एक सवाल है ना। डर है, ये क्या होता है, देखिए पद की आकांक्षा, पद की इच्छा, पद की लालसा, परिवार का मोह, यही कारण होते ना नेताओं के। आप ये कमलनाथ जी को डर है कि वो शायद मत भोपाल से हट गए, भोपाल से चले गए तो कहीं ऐसा ना हो कि नकुलनाथ भी चुनाव हार जाए, फिर क्या होगा, छिंदवाड़ा हाथ से निकल जाएगा। दिग्विजय सिंह के तो अब लड़का एमएलए हो गया है, उनके कोई लक्ष्मण सिंह को टिकट मिलना नहीं है, लोकसभा टिकट खुद दिग्विजय सिंह को चाहिए नहीं, तो वो क्यों चिंता करने लगे? उनको पता है मेरी राज्यसभा की ये आखिरी बारी थी, जो आखिरी मैंने सिंधिया को शहीद करके प्राप्त कर लिया। अब आगे जब आएगा तब फिर देखेंगे किसको शहीद करना है। तो चिंता किसके? कांग्रेस की चिंता करने वाले जो लोग थे उनकी बात कांग्रेस आला कमान ने वक्त रहते सुनी नहीं। अरुण यादव को वापस कर दिया, अजय सिंह को वापस कर दिया, जीतू पटवारी घर बैठ गए। तो आपने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के कहने पर ही यदि एआईसीसी में लोगों को कार्य समिति में, एआईसीसी में पदाधिकारी बनाया, मनोनीत किया, तो अब आपको खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा ना कि आप यदि इसी तरह आंखों पर पट्टी बांधकर यदि केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगा, उसे दिखेगा नहीं कि मध्य प्रदेश में जो उसकी सबसे फर्टाइल लैंड थी वो कैसे बंजर हो गई है। तो निश्चित तौर पर जो है अब उनके जागने का समय। बिल्कुल, तो ब्रजेश जी जागने का समय, लेकिन जाग जाएंगे क्योंकि जो लोग हार के जिम्मेदार माने जा रहे हैं, कार्यकर्ता से लेकर नेता तक कह रहे हैं, वही लोग अपनी सफाई देने दिल्ली में मौजूद हैं। वो बता रहे होंगे कि सबसे पहला इशू उन्होंने ईवीएम का लिया है, फिर भीतरघातियों का लिया है, जिसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं हो रही थी। कभी वो नया तर्क ले आते हैं कि साहब वो तो ईवीएम मशीन तो 99% तक चार्ज थी और इतने घंटे काम कर रही है। तो बजाय इसके कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते कि भैया इतनी टिकट मैंने दिलाए थे, इनमें से हार गए, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ, आगे की कार्रवाई एआईसीसी चीफ को जो निर्णय लेना वो कर ले। ये तक भी समझ में आया कि बाद में ठीक है, हो सकता है कि उनसे कह दिया जाए भैया अगले चुनाव तक या लोकसभा तक आप कंटिन्यू रखिए, फिर देखेंगे। लेकिन इस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा कि हमारी जवाबदेही क्या थी। निश्चित तौर पर मनोज जी, यदि आप श्रेय लेने जा रहे थे, आप पहले से कह रहे थे सीएम फेस थे, आपके हिसाब से जो दिनेश जी ने भी बताया कि एक एक उम्मीदवार आपके कहने पर उतारा गया, तो निश्चित तौर पर जिम्मेदारी आपकी बनती है। हार की आपको जिम्मेदारी लेकर एक तो स्वतः खुद ही, जिस तरह से राहुल गांधी ने रखा था पिछली बार एआईसीसी, वो चले गए थे, अपना पद छोड़ दिया था। कमलनाथ जी तो उन्होंने ये भी कहा था कि अगला अध्यक्ष गांधी परिवार से नहीं होगा। हाँ। इस बात को भी उन्होंने निभाया क्योंकि उनको कांग्रेस पार्टी की चिंता है। लेकिन यहाँ चिंता जो दिनेश जी ने जाहिर की है, कांग्रेस के नेताओं को चिंता अपनी खुद की है, परिवार की है। देखिए, आप एक तरफ हम बीजेपी को देख रहे हैं कि वहां हारने के बाद एक्शन शुरू हो गया। आज ही 6 लोगों को वहां जीतने के बाद बदलाव की बात हो रही है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप देखिए, बीजेपी में जो लोग हारे हैं
या जिन लोगों ने जीतने के बाद भी वहां भीतरघात किया है, वहां एक्शन हो गया। आप बैरसिया में देख लीजिए, जिन्होंने धार में भीतरघात किया, 6 लोगों को कर दिया। आप देखिए, उन्होंने पूर्व एमएलए मुनमुन राय को नोटिस दे दिया है कि उन्होंने सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कह दिया था कि जिला अध्यक्ष ने भीतरघात किया, इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। तो ये बात उन्होंने कहा कि पार्टी फोरम पर कहना चाहिए। तो वो हार गए हैं, वहां पे तोड़े शुरू कर दिए हैं, चाहे छिंदवाड़ा गए हो शिवराज सिंह चौहान, चाहे आज राधवगढ़ गए हो। तो आप देखिए वो कितने कदम आगे चल रहे हैं। दूसरी तरफ आप यहाँ जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हो, आप नया नेतृत्व देने को तैयार नहीं हो। लेकिन परिस्थिति ये है मनोज जी, क्या केंद्रीय आलाकमान इतना मूर्ख है कि वो कह रहे हैं कि ईवीएम की वजह से हार गए और उन्होंने मान लिया? क्या तेलंगाना में जीत नहीं हुई, अन्य राज्यों में जीत नहीं हुई, तो फिर इनके राग को क्यों सुनेंगे वो? और क्या इतना कमजोर है आज की परिस्थिति में, जैसा कि हम देख रहे हैं निर्णयों के मामले में, कि वो कमजोरी दिखती भी है? तो केंद्रीय आलाकमान को अब तक इस्तीफे मांग लेना चाहिए। जैसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि कहा गया है, तो फिर इंतजार किस बात का हो रहा है? क्या ये इतने बड़े नेता हो गए, पार्टी से बड़े नेता हो गए? हमने तो देखा बीजेपी में पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता, लेकिन कांग्रेस में पार्टी से बड़े नेता होते हैं मनोज जी। और वो इसका उदाहरण है कि आप अब तक कोई एक्शन नहीं ले पाए। यदि आप आज निर्णय नहीं ले पाओगे, कठोर कार्रवाई नहीं कर पाओगे, कठोर निर्णय नहीं ले पाओगे, तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में जो बीजेपी सपना देख रही है कि 29 में से 29 सीटें जीतेंगी, तो वो अतिशयोक्ति नहीं है। क्योंकि आप सिर्फ इसलिए टिके रहना चाहते हो कि सिर्फ अपने बेटे की सीट बचानी है आपको, पार्टी की कोई चिंता नहीं करता। यदि पार्टी की चिंता करने लगेंगे तो निश्चित तौर पर आप सफल होते जाएंगे। आप देखिए कि खुद की चिंता हो रही है। संगठन को मजबूत कभी नहीं कर सकता कोई भी कांग्रेस में, क्योंकि संगठन वहां है ही नहीं है। तो जो नेता बदल देंगे आज की तारीख में, तो निश्चित तौर पर जो कार्यकर्ता में जो निराशा आई होगी कि हमें लग रहा था कि हम सरकार में आ रहे हैं, तो वो निराशा कहीं ना कहीं आप दूर कर सकते हो। ये करना चाहिए कांग्रेस को। यदि नहीं करती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का और नीचे गिरावट आती चली जाएगी। यदि कांग्रेस को आज कठोर निर्णय लेना होगा, नए नेतृत्व को मौका देना होगा, और जो गलतियां की हैं केंद्रीय आलाकमान को आज स्पष्टीकरण लेना चाहिए कि भाई जो जो आपने कहा हमने सब कुछ कर दिया, जिसको कहा आपने को किनारे बिठा दिया। हमने अरुण यादव की नहीं सुनी, हमने अजय सिंह की नहीं सुनी, आपने तो प्रभारी तक आपकी पसंद के कई सारे बदल दिए गए। सब कुछ आपकी पसंद का, मुद्दे आपकी पसंद के, घोषणा पत्र आपकी पसंद का। केंद्रीय आलाकमान ने सिर्फ आपके कहने पे कहां प्रचार करना, कहां नहीं करना, कौन सी सभा करना, सब कुछ उन्होंने कहा आपके कहने पे, क्योंकि आपने वादा किया था कि मैं मध्य प्रदेश में रहूंगा, मध्य प्रदेश में सत्ता में लाऊंगा, इसके बाद मैं दिल्ली के बारे में सोचूंगा। मुझे लगता है कि अब कमलनाथ को लगता है कि दिल्ली में तो कोई संभावना है नहीं। जिस तरह की संभावना पहले दिख रही थी खरगे से पहले, यदि वो जाते हैं तो हो सकता है कि उनको गांधी परिवार के निकटतम हैं, पसंदीदा हैं, वफादार हैं, तो हो सकता है कि उनको अध्यक्ष पद मिल जाए, जैसी अटकलें थी। अब केंद्र में संभावना केंद्र सरकार में तो दिख नहीं रही है। वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार हम देखें तो ये कमलनाथ भी बखूबी समझ रहे होंगे ना कि अब दिल्ली जाके कोई फायदा नहीं है। मध्य प्रदेश में रहेंगे तो हो सकता है बेटे का भविष्य बन जाए, हो सकता है कि वो जो चाहते हैं वैसी सुविधा, वैसा, लेकिन जब पार्टी नहीं रहेगी तो बेटे क्या करेंगे? तो दिनेश जी एक और सवाल है, ये हर बार पूछा जाता है कि ये नहीं तो कौन। यहाँ भी ये कहा जा रहा है कि कमलनाथ नहीं रहेगा तो पीसीसी के खर्चे कौन उठाएगा, जबकि इसके पहले हमने देखा अरुण यादव भी रहे हैं, कांतिलाल भूरिया भी रहे हैं, सुरेश पचौरी भी रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि अगर इन पे कोई एक्शन होता है या मॉरल ग्राउंड पे, जिसकी संभावना बहुत कम है, कि अगर इस्तीफे दे देते हैं, पेशकश कर देते हैं, तो फिर पीसीसी चीफ कौन हो या फिर नेता प्रतिपक्ष कौन हो? क्योंकि 5 साल का संघर्ष आपको अंदर भी दिखाना और बाहर भी। नहीं, देखिए नेता तो बहुत सारे हैं, लेकिन भरोसा किस पर करते हैं? इस वक्त तो भरोसे की बात है। बिल्कुल। ये देखिए मनोज जी, हम 2003 से अभी तक की राजनीति देखें तो यदि दिग्विजय सिंह 10 साल पद न लेने की शपथ नहीं लेते तो आज कांग्रेस इस मुकाम पे नहीं खड़ी हुई। उनके लोगों ने क्या किया? उन्होंने कहा राजा तो मुख्यमंत्री बनेगा नहीं, तो हमको क्या करना, 3 भी निपटा दो, 8 भी निपटा दो। 18 में उन्होंने, जब कमलनाथ जी आ गए तो वो किसी तरह से बड़े भाई छोटे भाई करके उन्होंने कामकाज किया, और बाई एक्सीडेंट सरकार भी आ गई तो उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को धकेल दिया कि भाई हटो, अब हम दोनों राज करेंगे। बिल्कुल। देश को कमजोर करने में किन लोगों की भूमिका है? भूमिका तो उन्हीं लोगों की है ना जो अभी जिम्मेदार है, लेकिन आपने दूसरों को मौका ही नहीं दिया। दूसरों को आपने इतना वो कर दिया है कि वो बेचारे खुद उदासीन हो गए, हताश हो गए, वो घरों में बैठे। जब आप उन पर भरोसा करेंगे, उनके हिसाब से या उनके लिए आप एक एनवायरनमेंट तैयार करेंगे, तो हो सकता है कि कांग्रेस रिवाइव कर जाए, कांग्रेस क्या कार्यकर्ता चार्ज हो जाए। तो बहुत सारे नेता हैं, कोई अजय सिंह ऐसा नहीं कि कोई कमजोर नेता है, लेकिन अजय सिंह को लगातार आपने किसी ना किसी कारण से उनको हाशिए पर डालने की कोशिश की। आप देखेंगे जीतू पटवारी यंग फेस है, लेकिन यंग फेस अजय सिंह तो पिछले 5 साल सार्वजनिक मंचों से काम मांगते रह गए, मुझे जिम्मेदारी दे दीजिए, नहीं दिए आपने। आप देखिए ना, तो आपने जो भी हो, आदिवासी हो,
वोटर यदि आपसे दूर हो गया तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? एसटी का वोटर आपसे दूर हो गया तो कौन जिम्मेदार है? माइनॉरिटी का वोटर दूर हो गया आपसे तो कौन जिम्मेदार है? तो जिम्मेदार तो यही है। ये तो ऐसा लगता था कि कांग्रेस को बचाने के लिए नहीं आए थे ये लोग। तो ये लोग तो तय करके आए थे कि मध्य प्रदेश में या तो हम राज करेंगे या कोई नहीं करेगा। तो उसी स्थिति में अब कांग्रेस आला कमान को देखना है कि वो कांग्रेस को बचाना चाहती है या इन नेताओं तक की जो वो बचाना चाहते हैं, इनकी साख बचाना चाहते हैं। तो वो नेता तो बहुत हैं जिसको पार्टी चाहेगी बना दे। लेकिन फिर भी सवाल वही है ना कि ये बाकी के लोग उनका समर्थन करें नहीं करें, क्योंकि हमने अरुण यादव देखा था कि अरुण यादव बन गए थे तो सार्वजनिक मंचों पे उनके खिलाफ वोटिंग कर देते थे अध्यक्ष होने के बावजूद, जबकि उन्होंने पूरे प्रदेश में अजय सिंह के साथ मिलकर न्याय यात्रा निकाली और उन क्षेत्रों में भी गए जहाँ कांग्रेस का कोई छत्र पहले नहीं गया और बाद में भी नहीं गया। तो उसी फसल की तो बात करें तो जो अरुण यादव ने लगाई थी, बिल्कुल पता कि मैं फसल में लगाता हूँ कोई और खा जाता है। तो अब इससे बड़ी कोई चीज होती है इसके बाद भी नहीं देख रहा। उन्होंने अपने 4 साल 5 साल दोनों नेताओं ने मेहनत और कांग्रेस में एक माहौल बनाया, कांग्रेस के कार्यकर्ता को खड़ा किया। केवल आपके पास ये कह दोगे कि हमारे पास हवाई जहाज है और संसाधन है, तो आप तो यहाँ तो इस चुनाव में जो सबसे बड़ी शिकायत थी कैंडिडेट की कि उनको पैसा नहीं मिला, उनके यहाँ नेताओं ने सभाएं नहीं की, बड़े बड़े नेता नहीं आए, कोई चुनावी कार्यक्रम नेताओं उनके कैंडिडेट के भरोसे चलता रहा। आप देखिए ना कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक से ज्यादा नेता गए। कमलनाथ जी के पास अकेला हवाई जहाज था, कितने नेताओं के पास हवाई जहाज था? अजय सिंह अपना चुनाव लड़ रहे थे, जीतू वो पटवारी सारे वैसे ही हवा में चल रहे थे ना कि सरकार तो आ रही है। नहीं, कमलनाथ जी ने कहा कि आई रही थी। कमलनाथ जी खुद ही कहाँ पैसा दे रहे थे, उन्हीं की जिम्मेदारी थी ना। उन्होंने यदि अपना एक वो कहा था कि मैं जिता के लाऊंगा, मैं मैनेज करूंगा, तो आप जो है मैनेज भी नहीं कर पाए, आपने संसाधन भी उपलब्ध नहीं कराए, क्या होगा? पार्टी को आपने जो कमिट किया होगा उसके हिसाब से तो करिए। पार्टी ने तो कहा नहीं था कि वो पैसा देंगे, या पार्टी ने कहा होगा तो उतना दिया होगा जैसा देती है पार्टी। ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल दिवालिया हो गई। बिल्कुल वैसा ही हो गया ना सर गुप्ता जी, जिस तरह 2008 में हमने देखा तस्तरी में रख के सत्ता सुरेश पचौरी ने दे दी थी, वैसे ही कमलनाथ जी ने तो नहीं दे दी कहीं। मेरा तो शुरू से ये मानना रहा था जब से सिंधिया गए थे कि कमलनाथ जी 23 में भी सरकार बीजेपी की बना के ही जाएंगे। ये मतलब मेरा उस वक्त हमेशा से ये रहा है, क्योंकि जिस तरह की राजनीति होती है विपक्ष की, वो राजनीति नहीं कर रहे थे। वो नेता प्रतिपक्ष के पद से चिपके रहे थे कि नहीं मैं नहीं दूंगा, मेरे अलावा कोई नहीं होगा। जैसे मैं मुख्यमंत्री और अध्यक्ष था, ऐसे ही नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष रहूंगा। ऐसा क्यों भाई? ये तो मतलब सिद्धांत की बात है ना। एक व्यक्ति एक पद, कितनी देर बाद आपने डॉक्टर गोविंद सिंह को बनाया, और डॉक्टर गोविंद सिंह भी पद मुंह में फंस गए। जब तक उनको पद नहीं मिला था वो कह रहे थे मैं अब संन्यास ले रहा हूँ, चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। जैसे ही पद मिला तो वो चुनाव लड़ने तैयार हो गए। उनको लग रहा था शायद मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, राजा मुझे मुख्यमंत्री बनवा देंगे। तो ये जो पद का मोह है ये, और जो उम्मीद ग्वालियर चंबल में उनको लेकर की थी वो खुद भी चुनाव हार गए, और बहुत अच्छा कांग्रेस का परफॉर्मेंस रहा नहीं 2018 के मुकाबले ग्वालियर चंबल में, खुद उनके गृह क्षेत्र में। आप वो तो गवाए ही है ना। ये तो कौन, वो तो ये माहौल बनाने की बात कि आप किस तरह से वहां ग्वालियर चंबल में माहौल बनाते हैं। यदि उस समय यदि आप सिंधिया के कारण जीत गए थे तो उनको सहेज के रखना चाहिए। इसमें राहुल गांधी की भी गलती है, केंद्रीय नेतृत्व की भी गलती है कि आपने सचिन पायलट को भी उपेक्षित किया और ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी किया। ये कब तक गांधी परिवार या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अपने समकालीन नेताओं को इस तरह से हाशिए पर डालकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे? ये इस विषय में भी आईसीसी को विचार करना चाहिए। बिल्कुल देखिए मनोज जी, क्या है कि बिल्कुल जैसी कि क्या सिंह और नाथ परिवार के अलावा किसी युवा का भविष्य अगले 5 साल और वो कांग्रेस में? देखिए मनोज जी, यदि कांग्रेस में नए युवा का भविष्य नहीं है तो कांग्रेस का भी कोई भविष्य नहीं है। आप देखिए कांग्रेस हमें पिछले 5 साल में कहां लड़ती दिखी। यदि आप सत्ता से विमुख हो गए थे, यदि आपको सत्ता से बेदखल कर दिया गया था, जैसा कि आप कह रहे हो कि मेरा क्या कसूर है, तो आप क्या पूरे प्रदेश में कैंपेन चला पाए? जैसे ही सत्ता से बेदखल होते आप तो उपचुनाव में भी हार गए। हाँ, उपचुनाव में हार गए। इसके बाद आपको सबक मिला क्या उपचुनाव से? आप लगातार जनता के बीच में जाते, अपनी बात रखते कि हमें आपने बहुमत दिया था या हमें सत्ता में पहुंचाया था, हमसे सत्ता छीन ली गई। चलिए आपने वो नहीं किया। क्या आप सदन के अंदर लड़ते हुए देख रहे थे कांग्रेस को? कांग्रेस ने कहां लड़ते हुए दिखी मनोज जी? कांग्रेस हवा में थी। वो कह रही थी जनता लड़ रही है हमारा। तो जनता का मन आप जब तक नहीं पढ़ोगे, जनता तक अपनी बात नहीं पहुंचाओगे, आप उसका नेतृत्व नहीं करोगे, तो जनता क्यों लड़ेगी भाई? सेनापति नहीं उठाओगे। हाँ, सेनापति को तो आगे आना पड़ेगा ना। किसी पे लड़ाई लड़ना है तो सेनापति तो आप बनना पड़ेगा आपको। यदि आप विपक्ष सेनापति बनने की भूमिका में नहीं था और कह रहा था सैनिकों से लड़ो, तो कौन लड़ेगा मनोज जी? दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बीजेपी मोर्चे पे गई,
यदि उस पर जो आरोप लगे थे उनका जवाब दिया, उसने बताया कि हमने क्या बेहतर किया आपके लिए, उन्होंने गिनाया कि 2003 से मध्य प्रदेश कैसा था, 2003 से पहले उन्होंने गिनाया कि 15 माह में क्या हुआ, तो भरोसा किया लोगों ने। आप उनका भरोसा नहीं जीत पाए, ये आपकी खामी है। ईवीएम पर आप ठीकरा फोड़ लीजिए तो इससे कुछ नहीं होगा। यदि आपने नया नेतृत्व नहीं दिया, जिसको भी आप नेता बना दोगे निश्चित तौर पर वो नेता बन जाएगा। अरुण यादव को आपने जिम्मेदारी दी, उन्होंने काम किया। आपने अजय सिंह को जिम्मेदारी दी थी, उन्होंने काम किया। आपने पचौरी को जिम्मेदारी दी थी, उन्होंने काम किया। आप, मैं कह रहा हूं कि आप किसी को भी बना दीजिए, जीतू पटवारी को बना दीजिए, कुणाल चौधरी को मैं कह रहा हूं इनमें से किसी को मत बनाइए जिनका नाम बिल्कुल भी नहीं है। आप कहीं अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को उठा के ला दीजिए। क्या वो अपने प्रदेश में यदि इसमें काबिलियत होगी, मेहनत करेगा तो कांग्रेस कार्यकर्ता उसके साथ खड़े होंगे और वो आपको 5 साल में वो सवाल यही है ना कि वो कार्यकर्ता खड़ा हुआ क्या कोई जो छत्रपों के साथ बंधा है, और क्या उसको वो नेता बनने देंगे छत्रप? ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना। निश्चित तौर पर देखिए, आप छत्रप आप क्या उतने ताकतवर बचे हुए हैं क्या? ऐसे छत्रप कोई पहली बार नहीं है ना मनोज जी, इनसे बड़े अब तो 2 छत्रप बचे हुए हैं। वो अपने क्षेत्र में जाकर देख लीजिए, दिग्विजय सिंह का नाम बड़ा है, लेकिन आप सोचिए कि वो अपने समर्थकों को जिता पाए? जिन सीटों पर गए थे उनमें से कितनी जीत पाए वो? आप देखिए वो अपने गृह जिले में किस स्थिति में पहुंच गए, अपने भाई को नहीं जिता पाए। अब आप कमलनाथ की बात करिए तो कमलनाथ के छिंदवाड़ा में जैसा जो पहले कांग्रेस में चलता रहा है कि माधवराव सिंधिया अलग देखते थे, श्रीनिवास तिवारी अपना क्षेत्र देखते थे, अर्जुन सिंह अपना क्षेत्र देखते थे, सुभाष यादव अपना क्षेत्र देखते थे, सुरेश पचौरी अपना, दिग्विजय सिंह अपना, अपने अपने किले में किलेदारी करते थे ना मनोज जी। तो करने दीजिए अपने किले, बाकी जगह तो कांग्रेस मजबूत हो सकती है जिन जगह पे छत्रप नहीं है। ग्वालियर चंबल आपका रिक्त पड़ा हुआ है। यदि आप दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं, अरुण यादव को बनाते हैं, हमने देखा था ना कि वो जयवर्धन को आगे बढ़ा रहे थे, वहाँ हुआ है कि 45,000 के लिए 4.5 पे आ गई। दिग्विजय सिंह के भाई हार गए, भतीजे हार गए, भांजे हार गए। और अगर वो लोकसभा चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं तो संकट उनके सामने ये भी कि वो लड़ेंगे कहाँ से, क्योंकि जो भोपाल के हसरी देख लीजिए, राजगढ़ का देख लीजिए, गुना का देख लीजिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि वो लोकसभा चुनाव लड़ने से ही बचेंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि राज्यसभा में मेरा भी कार्यकाल बचा है, कोई भी वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता, राज्यसभा की सदस्यता नहीं छोड़ना चाहता। क्योंकि लोकसभा में जब मध्य प्रदेश को हम और बाकी राज्यों को सेमीफाइनल मान रहे हैं लोकसभा का, तो आप देखिए मनोज जी, मोदी जी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई। जो जीत हुई है तीनों राज्यों में, मोदी जी की लोकप्रियता भी उसमें शामिल है ना। तो जब सोचिए आपके राज्यों को उनके चेहरे पर जीत सकते हैं आप, तो लोकसभा तो उनका ही चेहरा है ना, वहां तो आपको कोई संभावना ही नहीं। 2018 में देखा हमने, 2018 के बाद किस तरह से 2019 में चुनाव हुए, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए आप, चाहे राजस्थान में देख लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश में देख लीजिए। तो क्या आपको लगता है कि 2024 में जब चुनाव होंगे तो क्या मोदी के नाम पर वोट नहीं पड़ेंगे? जब 23 में पड़ रहे हैं तो 24 में तो पड़ना ही है, क्योंकि उनको तो नेता मान ही रहे हैं ना पब्लिक। तो मुझे लगता है जितने भी कांग्रेस के दिग्गज हैं वो बचेंगे चुनाव लड़ने से, चाहे वो कमलनाथ हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो। सबसे बड़ा सवाल ये है, लेकिन अब सवाल ये है कि ठीक है कि अगर वो जिसको भी बनाएंगे, लेकिन वो 24 में फिर कौन वो नेता होगा मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस के लिए वोट मांगने जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और कौन हार का टीका अपने सिर पर फोड़ना चाहेगा? बिल्कुल, तो सवाल यही है। लेकिन अब सवाल तमाम सारे हैं, लेकिन समय की कमी है। बहुत धन्यवाद गुप्ता जी आपका। तो निश्चित तौर पर बीजेपी हम देख रहे हैं कि जीत के बाद बदलाव की बयार बह रही है, तैयारियां चल रही जोर शोर से, और 1-2 दिन में कौन नेतृत्व करेगा मध्य प्रदेश का, शिवराज कंटिन्यू होंगे या कोई और, ही पता लग जाएगा। लेकिन इतनी करारी हार के बाद भी कांग्रेस में ईवीएम का रोया जा रहा है, भीतर घातियों की बात की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि जब अनुशासनहीनता की बात हो रही थी, कमेटियों के पास नाम थे, जो कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि उनके पास पूरे सबूत हैं कि ईवीएम में कैसे गड़बड़ी हुई है, तो इन सब को क्यों सहेज कर चुपचाप रखकर कांग्रेस बैठी थी? और क्या जो बैठक होगी दिल्ली में, बैठक के बाद क्या निष्कर्ष निकलेगा, और क्या ये दिग्गज इतनी आसानी से पुत्र मोह के चलते प्रदेश छोड़ देंगे, कांग्रेस की चिंता करेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।